अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब सुनने वालों से, शान जी के लिए, शरियार भाई के लिए और हमारी बहुत ही प्यारी टूटू के लिए दुआ कीजिए। वो तीनों बीमार हैं, अमेरिका में हैं इस वक्त। वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं। शान जी के साथ बहुत सारे आपने मेरे प्रोग्राम भी देखे और अक्सर मैं अपनी स्टोरीज में गाहे बगाहे उनका जिक्र करता रहता हूं। आप इस नाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम जो गुजरा, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जिंदगी के छुपे हुए वो राज जो शायद मैं अपने तजर्बे से भी ना सीख सकता, कम टाइम में शान जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत ही क्रिएटिव, जिस तरह मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं। उनको हर बंदा नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आपको उनकी समझ आनी शुरू हो जाए तो आप उनके फ़ैन हो जाते हैं, आप उनके दीवाने हो जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा उनसे और खुदा जानता है आज भी मैं बहुत मिस करता हूँ उस लम्हे को, उस टाइम को जो मैंने उनके साथ गुजारा। ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम कह सकते हैं मैंने उनके साथ गुजारा और बहुत कुछ सीखा। यही सेम ताल्लुक़ शरियार भाई के साथ है। उनसे भी बहुत सारी बातें ज़िंदगी की सीखी और बहुत ज़बरदस्त दोस्तों की तरह का एक बेस्ट टाइम उनके साथ गुजारा। और शान जी के लिए, शरियार भाई के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए। और वो क्यूट सी टूटो जो आप अमेरिका में हमारे साथ देखते रहे, जो हर वक्त मेरी गोद में चिपकी रहती थी, अपने आप से भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बीमार है, उसके लिए दुआ कीजिए। मैं और मेरी जो वाइफ है वो बहुत सैड हैं उसकी वजह से, भाईजन की वजह से, शान जी की वजह से। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा वो तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएं। टूटू के अंदर तो हमारी जान है। आज की कहानी जी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे बहुत अरसा पहले भेजी गई थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैं माजरत खा हूँ जी आपसे। आपकी कहानी भी बहुत पीछे रह गई, क्योंकि हुआ ये था, आपकी जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं पहले सुना चुका हूँ। ये शायद थोड़ी सी मिलती जुलती थी, लेकिन जब मैंने आज पूरी पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, ये कहानी चेंज है। तो इसीलिए वो शुरू में जो आपने लिखा, मुझे पहले मैं आपका तारुफ भी दे दूं कहानी से पहले कि मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। जो आपने मुझे कहानी में स्पेशली भेजा वो ये है कि जी इन्होंने लिखा है, हाउ आर यू मदर सर, आई हैव, मैंने आपको 1 से 1.5 साल पहले अपनी कहानी भेजी थी, बट यू डिड नॉट पुट इट ऑन योर शो। आई एम सेंडिंग इट टू यू वंस अगेन। माजरत ख्वाह हूँ, आपने मुझे दोबारा भेजी। क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इसको नई प्रोग्राम में शामिल कर चुका, लेकिन आज ही इसको प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ। कंट्री इस वक्त आप जिस मुल्क में हैं उसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन नाम आपने का कोई भी रख लें, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। माजरत के तौर पे मैं आपका ओरिजिनल नाम ही, लोगों को क्या पता आप कौन हैं। आपका नाम है जी प्रभदीप सिंह, प्रभदीप सिंह। और आप एक प्रभदीप सिंह जो हैं बाहर एक मुल्क में है, लेकिन कहानी उस वक्त की है जिस वक्त ये जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर इंडिया में थे और उनके साथ ये कहानी पेश आई थी। ये कहानी वो लिखते हैं 2007 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद लगातार वाक़यात होते गए। तो मैं आपको मुखातिब करने के लिए, आपका नाम तो मैंने असली ले लिया है, तो सिंह जो एक है नाम से मैं मुखातिब करूँगा। आपने कहानी भेजी। सिंह कहते हैं 2007 की बात है कि हमारी गली के अंदर एक लड़की जो कॉलेज जाती थी, रोड के हादसे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या था। वो बहुत ही खुश मिजाज थी, वो बहुत ही हंसमुख थी, मिलनसार थी, घुलने मिलने वाली थी, हंसती मुस्कुराती थी। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हों, चंचल से हों, शौक से हों, सबसे प्यार से मिलते हों, और एकदम से ज़िंदगी की डोरी टूट जाए, रूह परवाज कर जाए, ज़िंदगी से नाता रिश्ता टूट जाए, तो सब दुखी हो जाते हैं। सो पूरा मोहल्ला उसकी मौत पे उसी तरह दुखी था। वक्त एक ऐसा मरहम लगाता है जो तेज़ी से गुजरता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वालदैन को भी सुकून आ जाता है। सबको, गली वालों को, वालदैन को भी सुकून आ गया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, उसके मरने के कुछ अरसे बाद गली के अंदर कुछ इस तरह के वाक़यात होने लगे
देखने वालों ने देखा कि कोई सफ़ेद लिबास पहने एक घर के दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हुए, एक छत से दूसरी छत की तरफ जाते, और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। तो लोगों का कहना यह था ये उसी लड़की की आत्मा है, उसी लड़की की रूह है जो इस वक्त शायद भटकती फिर रही है, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रही है, किसी तलाश, किसी जुस्तजू में है। ये सारे वाक़यात आगे मैं आपको तफसील से सुनाता हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इस्लाम में तो आत्मा आलम बरज़ख में चली जाती है, तो आत्मा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम उसको कहते हैं हमजाद। हमजाद भी होता है, रूह भी होती है। रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, हमजाद यहीं दुनिया पे ही मौजूद रहता है। लेकिन क्योंकि जिन्होंने कहानी भेजी होती है उन्होंने लफ्ज़ आत्मा यूज़ किया होता है, तो मैं भी आत्मा ही यूज़ करता हूँ। सिंह कहते हैं मामा मुझे अक्सर डांटती होती थी। ये कहानी है 2012-13 की। वो कहते हैं अक्सर मुझे मामा डांटती थी इस बात पे कि मैं पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देता हूँ और मोबाइल में ज़्यादा लगा रहता हूँ। और उन दिनों में कुछ सिलसिला भी ऐसा ही चला, जवानी भी जोबन पे थी और कुछ इस तरह का मामला हो गया कि जिससे फ़ोन पे गुफ्तगू होती थी, जिससे राज़ो नयाज की बातें होती थी, मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जाती थी, उससे गपशप का सिलसिला इतना अक्सर लंबा हो जाता कि रातों को भी जाग जाग के हम दोनों आपस में फ़ोन पे बात करते। फ़ोन करने का अंदाज इस तरह का होता कि मैं अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देता ताकि मामा अगर देखें तो उनको लगे कि मैं अंदर सोया हुआ हूं, लेकिन मैं अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता बात करता। सिर्फ एक लाइट होती, मोबाइल की लाइट, जिससे एहसास होता कि अंदर मोबाइल जल रहा है, वरना कमरे में घुप अंधेरा होता और मैं लंबी लंबी बातें करता। मेरा कमरा इस अंदाज में था कि एक खिड़की थी जो बिल्कुल गली वाली साइड पे थी, उसके अंदर शीशा लगा हुआ था अंदर वाली साइड से, और बाहर वाली साइड से जाली लगी हुई थी। कोई अगर बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करे तो वो अंदर नहीं देख सकता था। शीशा इस अंदाज का था, अमूमन घरों में होते हैं। मैं अंदर से देखना चाहता तो बाहर क्लियर देख सकता था। ऐसी ही एक रात थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम था कि मैं अपनी मस्ती में मस्त राज़ो नयाज में मोहब्बत की बातें करने में लगा हुआ था। फ़ोन मेरे कान के साथ था, किसी चीज़ का भी कोई होश नहीं था सिवाय इसके कि मैं बात कर रहा था। जिस कान पे मेरा मोबाइल लगा हुआ था वो कान उस सुरीली आवाज़ को सुन रहे थे जो दूसरी तरफ थी। ये कान ने एक और आवाज़ सुनी, और आवाज़ थी जैसे किसी ने खिड़की को नॉक किया हो। नॉक करने का अंदाज किस तरह का था? 3 दफ़ा खटखटाया गया। कैसे? ये अंदाज था खटखटाने का। जैसे ही आवाज़ आई, एकदम से मैं मुड़ा, खिड़की की तरफ देखा कि किसने खटकाया है। मुझे लगा शायद बाहर कोई दोस्त, कोई जानने वाला या कोई है रात के 2 बजे जिसको अंदाज़ा हो गया है लाइट बंद होने के बावजूद मैं अंदर फ़ोन पे लगा हुआ हूं, तो वो मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, अपनी बात को जारी रखा। अभी कुछ तकरीबन 1 मिनट ही गुजरा होगा कि फिर गली के बाहर जाली, अंदर वाली साइड से शीशा था, बाहर वाली साइड से जाली थी। तो जाली के ऊपर किस तरह हाथ से टच किया गया, नॉक किया गया। 3 दफ़ा इसी तरह जाली को बजाया गया। सिंह कहते हैं इस वक्त दूसरी दफ़ा जब ये जाली को खटखटाया गया तो उसी लम्हे में खामोश हो गया। कौन है जो इस तरह बार बार तंग कर रहा है? दूसरी दफ़ा उसने ये हरकत की है। क्या मुझे मुतवज्जो दिलाना चाह रहा है, अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है, या क्या चाहता है? तो मैं कुछ सेकंड खामोश हो गया, बोलना बंद कर दिया। तकरीबन कोई 40-50 सेकंड ही गुजरे होंगे कि फिर बाहर से उसी तरह जाली को खटखटाया गया। इस दफ़ा फ़ौरन मैं शीशे के करीब हुआ। मैंने अपना मुंह शीशे के साथ इस तरह टच कर दिया कि बाहर गली में जो हल्की हल्की रोशनी थी उस रोशनी में देख सकूं कौन है गली में जो रात के इस पहर मुझे तंग कर रहा है, शरारत कर रहा है। मैंने गली में जितना भी देख सकता था उस शीशे के पार देखने की कोशिश थी, तो बाहर कोई भी नहीं था। यकीनन जो भी था वो छुप जाता था, उस खिड़की को खटखटाने के बाद लेफ्ट या राइट छुप जाता था।
जब मुझे कोई नज़र ना आया तो फिर मैं अपने फ़ोन में लग गया। उसने कहा, जो साथ मेरे फ़ोन पे जो भी थी, उसने कहा छोड़े इनको। मैं भी फ़ोन पे लग गया कि फिर थोड़ी देर के बाद उसी अंदाज में खिड़की को खटखटाया गया। मैंने तवज्जो नहीं दी। फिर थोड़ी देर के बाद खटखटाया गया, मैंने तवज्जो नहीं दी। जब दोबारा से खटखटाया गया तो इस दफ़ा मुझे लगा कि नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। उस 3 दफ़ा खटखटाने की जो आवाज़ आती है, मेरी तवज्जो उधर भी डाइवर्ट हो जाती है। मेरी तवज्जो उधर भी है, इधर भी है। फिर इस दफ़ा मैंने ऐसे हाथ से बाकायदा शीशे के साथ मुंह टच करके देखा, परली साइड पे कोई भी नहीं था। फिर फोन पे जैसे ही बात शुरू की, जैसे ही 40 से 50 सेकंड गुजरते थे, 3 दफ़ा नॉक होती थी। इस दफ़ा मैंने फैसला किया, रूम का दरवाज़ा खोल दिया कि अब जो भी खटखटाएगा मैं दरवाज़ा खोलूंगा और गली से जाके झांक के देखूंगा कौन है। ऐसा ही हुआ। इस दफ़ा जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं आहिस्ता से चलता हुआ अपने गेट तक पहुंचा, जो तकरीबन 8-9 फुट ऊंचा गली के बाहर गेट था। गली मतलब गेट के सामने ही गली थी। उस गेट के ऊपर से, बिल्कुल गेट के साइड से होकर मैंने एक जगह से झांकने की कोशिश की तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मुझे पहुंचने में इतना टाइम लग गया था कि जो भी था वो छुप चुका था। वापस मैं अपनी जगह पे गया। फ़ोन पे मैंने बात करनी शुरू ही की थी कि दोबारा से उसी तरह खटखटाया गया। इस दफ़ा जब शीशे को खटखटाया गया तो मैंने फैसला किया कि इस बार मैं अब भागता हुआ बाहर जाऊंगा और जाके गेट के ऊपर से देखूंगा कौन है, क्योंकि गेट को रात को ताला लगा दिया जाता था। जैसे ही खिड़की को खटखटाया गया, वो कहता है मुझे 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा अपने गेट तक पहुंचने में, और मैं गेट के ऊपर चढ़ा। अंदर वाली साइड से चढ़ना आसान होता है। बाहर गली में झांक के देखा तो कोई भी नहीं था। हर तरफ खामोशी, रात का अंधेरा। रात ने अपनी काली चादर ओढ़ रखी थी। हर मकान, हर गली, हर दीवार, हर छत, हर दरख्त, हर चीज पे काली चादर थी, और वो थी रात की काली चादर, अंधेरी रात की काली चादर। वो अंधेरा जो हर वक्त रात के टाइम कब्जा जमा के रखता है मकान पे, इंसान पे, जानवर पे, तमाम ज़मीन पे। और जैसे ही सुबह होती है ये काली चादर हट जाती है और सफ़ेद रोशनी की चादर सब तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेती है। इस दफ़ा जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैं पहले से भी तेज़ी के साथ भागता हुआ, पहले भी मैं जो भागता हुआ गया था, इस दफ़ा मेरी भागने की स्पीड पहले भी तेज़ थी, पहले से भी तेज़ थी। मैं भागता हुआ गेट तक पहुंचा और गेट से ऊपर चढ़ के देखा, कोई भी नहीं था। मैं वापस आया और अब मेरी तवज्जो बिल्कुल उसी खटखटाने वाले की तरफ इसलिए ज़्यादा हो चुकी थी। मैं डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। जो भी था जिज कर दिया था उसने मुझे। इस दफ़ा जैसे ही खटखटाया गया, अभी उसने नॉक का पहला ही हाथ इस तरह शायद रखा था कि मैंने एकदम स्पीड लगाई, भागा, गेट के ऊपर चढ़ के मैंने बाकायदा 8-9 फुट ऊंचा गेट था, उससे पकड़ के सहारा लेके गेट के गली की दूसरी साइड पे उतर गया। अंदर ताला था, मैंने ताला नहीं खोला, गली की साइड पे उतर गया। मैं गली में खड़ा हुआ था और गली में कोई भी नहीं था। इस दफा मैं भागता हुआ आया था और इतनी तेजी के साथ मैंने जंप भी कर दिया था, इधर उधर भी कोई नहीं था। तो कौन है जो इस तरह शरारत करता है उसके बाद गायब हो जाता है? मैं कुछ देर वहीं पे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, अभी कोई आएगा, खटखटाएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा कि क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तकरीबन कोई 3-4 मिनट वहां पे गुजारने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो फिर मैंने कहा अब जो भी है उसको पता लग चुका है, क्योंकि गली में आने का मकसद भी मेरा यही था, उसको एहसास दिलाना कि मैं गुस्से में हूं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम रात के इस टाइम कैसे तुम्हारी जुर्रत के मेरी खिड़की को खटखटा रहे हो। वापस उसी तरह जिस तरह गेट पे चढ़ा था, मैं गेट से चढ़ा, आराम से अपने घर के अंदर नीचे उतरा और चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ।
अभी आए हुए 40 सेकंड ही हुए थे बैठे हुए कि सेम उसी 40-50 सेकंड की जो एक गैप आता था, उसी गैप के पास जब खिड़की को खटखटाया गया तो वो कहते हैं मैं भागता हुआ अपनी छत की तरफ गया कि छत के ऊपर जाके इर्द गिर्द की जितनी छतें हैं उन पे भी जाके पूरी गली को देख के आता हूं माजरा क्या है। वो कहता है मैं अपने साथ वालों की भी छत पे चढ़ गया, उधर भी देखा, इधर वाली छत पे भी चढ़ गया, गली की हर कोने पे देखा, कहीं पे कोई भी नहीं था। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो इस वक्त दिल कुछ कह रहा था गड़बड़ कुछ और है। इससे पहले मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, इस गली में कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी जो मेरे दिल में खौफ पैदा करती। प्रैक्टिकली मेरे साथ आज हो रहा था तो इसलिए नीचे उतरते हुए अब एहसास हो रहा था कि कोई गड़बड़ है, ये इंसान नहीं है जो इस तरह की शरारत कर सके। मैं चलता हुआ आया और आके अभी खिड़की में बिल्कुल सामने आके खड़ा ही हुआ था कि वो जो भी था थी उसने खिड़की को अब इस अंदाज में बजाना शुरू कर दिया। ये भागम भाग ये सारा कुछ करते हुए तकरीबन 3:40 हो चुके थे और 2 बजे से ये काम शुरू हुआ था। मैं कितना जिच हो रहा था कि इग्नोर करता फिर हो जाता, इग्नोर करता फिर हो जाता, कि 3:40 के करीब टाइम हो चुका था कि अब जब मैं खिड़की के सामने पहुंचा तो वो जो भी थी या था अब 30 से 40 सेकंड का जो गैप था वो खत्म हो रहा था। अब 5 से 7 सेकंड के बाद जाली जो बाहर लगी हुई थी ये आवाज थी। बस इतना ही टाइम गुजरता था जितनी देर मैंने खामोशी इख्तियार की कि उसके बाद बाकायदा जाली को खटखटाया जाता था। जो भी था वो ये एहसास दिला रहा था कि तुम हमें देखने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारी गली में तुम्हारी इस खिड़की के उस साइड पे मौजूद हैं, तुम जितना भाग भाग के देखो हमें नहीं देख सकते। तो उसी वक्त कहता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे एहसास हो गया ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है ऐसा तो वही छुपी हुई मखलूक कर सकती है जो इस वक्त खिड़की के बाहर मुसलसल 5 से 7 सेकंड बाद खिड़की को खटखटा रही थी। कहता है ये वो टाइम था कि उस वक्त ना सिर्फ मैं खौफजदा हो गया, डरना शुरू कर दिया, कि उसी वक्त मैंने पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी। वो सिख है अपने मज़हब के, उन्होंने एक लफ्ज़ भी लिखा था, वो मैं इस वक्त माजरत खां भूल गया। वो अपनी, हम तो पढ़ाई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा हम ये करते हैं, तो उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद वो कहता है एक ऐसा टाइम होता है मस्जिद से भी अजान आ जाती है, मंदिर से, और सारा इस तरह कि उसके बाद जब अजानें आईं और उसके बाद जब मंदिर की आवाज़ भी और इनकी, मैं कह रहा ख़ुद भी अपनी जो पढ़ाई कर रहा था, कि फिर मैं रिलैक्स हुआ और उसके बाद मैं सो गया। अगली रात भी मैंने बात की लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। तकरीबन 7 से 8 दिन मेरे खामोशी से गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये तकरीबन 7वीं से 8वीं रात थी जिस कमरे में मैं बैठा था। एक साइड पे खिड़की जो मैंने बताया था दीवार गली वाली साइड पे थी, और इस कमरे का जो दरवाज़ा था, ये 2 असल में दरवाजे थे। अंदर वाली साइड पे एक लकड़ी का दरवाज़ा था और उसके अंदर शीशा लगा हुआ था, और उसके बाहर एक जाली वाला दरवाज़ा था। जाली वाला दरवाज़ा और जो लकड़ी वाला दरवाज़ा था उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप था। जाली वाला भी सिंगल ही डोर था, वो बाहर की तरफ खुलता था, और जो अंदर वाला दरवाज़ा था ये अंदर की तरफ खुलता था। ऐसा नहीं था कि बाहर वाले दरवाजे को कोई धक्का लगाए तो वो अंदर वाले को टच हो, इतना गैप था कि अंदर वाला दरवाज़ा टच नहीं होगा। दोनों दरवाज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला था। ये भी तकरीबन कोई 2, सवा 2 बजे का टाइम था कि मेरे घर के अंदर वो जो जाली वाला दरवाज़ा था वहीं से किसी ने शीशे वाले दरवाजे में झांकने की कोशिश की। क्लियर जो मुझे नज़र भी आया, मुंह रख के झांक रहा है, मैं समझ गया ये कोई और नहीं, ये मामा होंगी, क्योंकि मामा अक्सर रातों को इस तरह उठ के देखती थी, या मेरे एक दिल में था मामा को था, क्योंकि डांटती रहती हैं, वो कहती हैं जल्दी सो जाया करो और मैं सोता नहीं हूँ, ये कोई और हो ना हो, ये मामा होंगी। मामा खिड़की से इसी तरह मुंह लगाए दरवाजे के बाहर से मुझे देखती रहीं और मैं भी चुप करके कुछ देर बैठा रहा। उसके बाद जब देखा मामा अभी तक खड़ी हुई हैं तो मैंने उनसे कहा क्या हो गया है, अब कितनी देर देखना है, बस कर दें। जो चेहरा वहां से देख रहा था पीछे हट गया, मैं समझ गया ये मामा थी।
और सुबह मेरी क्लास होगी, वो चली गई हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर फौरी तौर पे वही चेहरा उसी ही जगह पे मुझे देख रहा था कि मैंने देखा, फिर वो सामने चेहरा है, शीशे से नजर आ रहा है, इस तरह हाथ रख के कोई मुझे देख रहा है। तो मैंने फिर उस तरफ मुतवज्जो होकर कहा, क्या मसला है भाई, क्या है, क्यों तंग कर रहे हैं, सोने भी नहीं दे रहे, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना आया। थोड़ी देर के बाद फिर जब तीसरी दफा किसी ने इस तरह झांका तो मैं अपने जहां पे बैठा हुआ था उठ के मैंने कहा, मैं उठ के बताऊं, मैं आपको आऊं, मैं बताऊं आपको मसला क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मेरे जहन में आ रहा था ये मामा नहीं कर सकती, ये दादी हैं जो मुझे तंग कर रही हैं और जो मुझे छेड़ रही हैं। उसी लम्हे बाहर से जाली वाला दरवाज़ा जो वो अंदर से उसकी मैंने कुंडी लगाई हुई थी, और जो अंदर वाला दरवाज़ा था उसकी भी अंदर कुंडी लगाई हुई थी, यानी दोनों दरवाजे नहीं खुल सकते थे। उसी लम्हे इतने ज़ोर से अंदर वाले दरवाजे को हिलाया गया कि मैं कांप गया कि किसने इस तरह की बदतमीज़ी की है। मैं जल्दी से उठा, मैंने कुंडी खोली, और जब मैंने देखा जाली वाले दरवाजे को भी अंदर से कुंडी लगी है तो मैं फिर और ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि जब मैं पहले ये समझा था शायद जाली वाला दरवाज़ा खुला हुआ है इसलिए पीछे से किसी ने धक्का मारा है दरवाजे को, जाली वाला दरवाज़ा खोल के। लेकिन जब मैंने ये देखा जाली वाले दरवाजे को भी कुंडी लगी हुई है, उसको जब तक खोला नहीं जाएगा तो तब तक अंदर वाले दरवाजे को कोई धक्का लगा ही नहीं सकता, तो फिर कैसे अंदर वाले दरवाजे को ज़ोर से धक्का लगाया गया। तो कहते मैं इतना डर गया कि आज यकीन हो गया कि जो 7-8 दिन पहले मेरे साथ वाक़या हुआ था इसका मतलब है आज घर के अंदर हो रहा है। फिर भी कि मामा से सुबह पूछूंगा, मैं डरता रहा, पढ़ता रहा, फ़ोन बंद कर दिया और सो गया। सुबह जब मामा से मेरी आमना सामना हुआ तो मैंने मामा से पूछा, मामा रात दादी अम्मा आई थी जो बाहर खड़ी झातियाँ मार रही थी, इस तरह झांक रही थी, देख रही थी, मुझे तंग कर रही थी, या आप आई थी? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा पहले बताएं ना। उन्होंने कहा नहीं तुम बताओ क्या हुआ है। मैंने उनको कहा कि तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था तो इस तरह कोई बाहर से आके मुझे तंग कर रहा था। तो मामा कुछ देर खामोश हो गए और उसके बाद कहा तुम्हें पता है आजकल क्या हो रहा है गली में? मैंने कहा नहीं, क्यों? उन्होंने कहा जो तुम्हारे दादा अबू हैं उनके जो भाई हैं, साथ ही उनकी जो गली है पीछे, उन्होंने रात के 2 बजे घुंघरुओं की पायल की तेजी से भागते हुए आवाज़ सुनी है। और वो इस तरह थी, पहले उनको अपने सहन में महसूस हुई, उनकी आंख खुल गई, जब उठ के उन्होंने इधर उधर देखा तो वो आवाज़ उनको तेज़ी के साथ बाहर जाती हुई और गली में इस तरह पायल के बजने की आवाज़ आई और वो डर गए हैं कि ये क्या माजरा है। और जो दूसरा वाक़या हुआ है, उस लड़की को तुम भी जानते हो जो उसका नाम फ़लाँ है, जानते हो ना? मैंने कहा हाँ मामा मैं जानता हूँ। वो उसके पेपर हो रहे हैं, वो रात को पढ़ रही थी, तकरीबन 1:15-1:30 बजे का टाइम था, वो अपनी किताब खोले बैठी पढ़ रही थी। वहीं पे उसको कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई रो रहा होता है अजीब से अंदाज में, घुटी घुटी सी आवाज़। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कौन है क्या है। तो एकदम से अपने कमरे से निकल के उस तरफ आ गई जिस तरफ उसको आवाज़ आ रही थी। तो ये आवाज़ गेट वाली साइड पे आ रही थी, जो गली की तरफ गेट था, यानी हर घर का दरमियान में गली होती है और लेफ्ट राइट गेट बने होते हैं, 8-9 फुट लोहे के ऊंचे गेट, उसको उस गेट की तरफ से आवाज़ आ रही थी। अभी वो किसी मामले को समझ ही नहीं पाई थी कि माजरा क्या है, कि वहीं पे उसने तकरीबन उसके गेट से भी 3 से 4 फुट ऊंची एक लड़की को देखा है जिसने सफेद कलर का शलवार कमीज पहन रखा था। उसकी हाइट कितनी होगी जो गेट से भी 3-4 फुट ऊंची, 8-9 फुट का तो गेट होता है, यानी अगर 8 फुट का भी गेट लगाया था जाए तो 4 फुट, वो 12 फुट ऊंची एक लड़की जिसने शलवार कमीज पहनी हुई थी वो गेट के आगे से गुजरी है। और उसके गुजरने के साथ साथ जो उसने अपने पाँव में पायल पहनी हुई थी, उस पायल की छन छन छ छ छ
आवाज भी उसको आ रही थी। वो उसको अपने सामने गुजरता हुआ भी देख रही थी और उसके पायल की जो उसके पांव में थी उसके बजने की क्लियर आवाज भी आ रही थी। तो ना सिर्फ वो डर गई बल्कि उसने वो चीख मारी तो उसके घर वाले भी जाग गए और उसके ऊपर पानी वगैरह डाला गया। तो वो होश में आई तो उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया अभी अभी मैंने ये मंजर देखा है। अगली दिन ये बात गली में एक दूसरे से फैली कि उस घर में ये वाकया हुआ है। तो वहीं पे दादा के जो तुम्हारे भाई हैं उन्होंने भी बताया कि मैंने भी अपने सहन में इसी तरह की पायल की आवाज सुनी थी और फिर इस पायल को गली में जाते हुए और गली में भागते हुए सुना था। बस आज के बाद तुम कमरे में अकेले नहीं रहोगे। मैं वो बात मामा को बताना चाहता था कि खिड़की में क्या हुआ था, दरवाजे के बाहर जिसको मैं दादी समझा था क्या हुआ था, क्योंकि खिड़की जो बाहर से जो भी खटखटा रही थी या तो फिर यही लड़की थी जो आजकल इस तरह के काम कर रही थी या कोई जिन्नी ही थी या जिन ही था ये काम कर रहा था। मैं डर गया, मामा को बताया तो मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएगी, वो मुझे रूम में अकेला नहीं रहने देंगी। कुछ दिन खैरियत से गुजरे, कोई भी नई बात ना मेरे साथ हुई ना मोहल्ले में कोई इस तरह का वाकया हुआ। तकरीबन 2 महीने के बाद एक लड़की जिसका नाम यहां पे फर्जी रखा जा रहा है सुमेरा, जो उसी ही कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी जिसकी रोड हादसे में मौत वाक़ हुई थी। वो दोनों ना सिर्फ क्लास फेलो थी बल्कि बहुत अच्छी दोस्त थी। तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम था कि उसके दरवाजे को खटखटाया गया। घर वाले अंदर थे और वो बाहर थी। तो मां ने अंदर से आवाज दी अपनी बेटी को कि जरा देखना कौन है दरवाजे पे। उसने कहा अच्छा अम्मा मैं देखती हूं। यकीनन जब घर वाले इस तरह कह देते हैं, काम सी बात है, लड़की दरवाजा खोल के पूछती है जी कौन, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने घर का दरवाजा खोला ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। जैसे ही दरवाजा खोला कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आंखें झपकना भूल गई, सिवाय दिल था जो बहुत तेजी से धड़क रहा था और जिस्म था जो कांप रहा था। लगता था कि अभी वो बेहोश होके गिर पड़ेगी। खून में लथपथ उसकी वही प्यारी सहेली, उसकी प्यारी दोस्त, उसकी क्लास फेलो उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी जो हादसे में मर चुकी थी। उसने जैसे ही उसको दरवाजा खोला वही कपड़े पहने जो उस दिन हादसे के दिन उसने पहने हुए थे और जिस तरह वो खून में लथपथ हुई थी उसी तरह खून में लथपथ उसी तरह के कपड़े पहने वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। और जैसे उसने उसको देखा तो वहीं पे साकत हो गई, कपकपाना शुरू हो गई, खौफजदा हो गई, पलकें आंखें झपकना भूल गई। सिर्फ दिल था जो बहुत तेजी से धक 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 कर रहा था। वो गिरने ही वाली थी कि वहीं पे उसकी उस सहेली की आत्मा ने आगे बढ़ के उसको गले लगा लिया। जैसे ही उसने उसको गले लगाया उसके बाद उस लड़की को कोई होश नहीं रहा। जब उसकी आंख खुली तो वो चारपाई पे लेटी थी और घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। और जब घर वाले ने उससे पूछा क्या हुआ था तुम्हें, तो उसने कहा मुझे यहाँ पे कौन लेके आया है। उसने कहा जब हम आए तो तुम इस चारपाई पे इस तरह बेहोश पड़ी हुई थी, हमने तुम्हें आवाज़ें दी, तुमने कोई आवाज़, क्योंकि जब तुमने गेट खोला तो मैंने पूछा कौन है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा कौन है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने तीसरी दफ़ा पूछा कौन है तो फिर मुझे लगा मुझे बाहर जाके देखना चाहिए क्या माजरा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। जब मैं आई तो गेट बंद था और तुम चारपाई पे इस तरह पड़ी हुई, तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी, तुमने मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 आवाज़ों पे भी जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हें हिलाया तो मुझे पता लगा तुम बेहोश हो। अब थोड़ी देर के बाद तुम होश में आई हो, बताओ क्या माजरा हुआ है। तो उसने बताया कि मैंने जब गेट खोला तो बाहर किसको देखा, और आखिरी जो मुझे याद है मैं साकेत सी थी, वो उसने मुझे इस तरह जिस तरह गले लगाते हैं इस तरह उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए थे, उसने मुझे गले लगाया था। उसके बाद कुछ मुझे याद नहीं है। वो लड़की इतनी उसके बाद डिस्टर्ब हुई कि काफ़ी अरसा तक वो नॉर्मल नहीं हो सकी। वो चीखें मारती थी, वो जाग जाती थी,
वो इस तरह कहती थी जैसे वो उसके अंदर आ गई है, और कभी इस तरह की कहती जैसे वो सामने खड़ी है, कभी वो कहती वो जा रही है, देखो वो जा रही है। उस तरह की उसकी हालत हो गई थी कि बाकायदा घर वालों को लगा कि हमें इसका इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि वो अब नॉर्मल नहीं थी, और घर वालों ने उसका इलाज ही कराया। काफ़ी अरसा उसका इलाज चलता रहा, और काफ़ी अरसे इलाज के बाद वो लड़की जाके बिल्कुल ठीक हो गई। फिर टाइम बहुत लगा, लेकिन फिर उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो खौफज़दा तो होती थी। घर वाले कोशिश करते थे उसके सामने किसी आत्मा का, जिन भूत का नाम ना लें। उस हादसे की वजह से उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी का जो कीमती टाइम था वो ऐसी कश्मकश में गुजरा था कि वो खुद भी समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद उस गली में काफ़ी लोगों को कभी रात को रोने की आवाज़ें आती, कभी कभी चीखें मारने की आवाज़ें आती। सिंह कहते हैं, मैंने भी अपने कमरे में अकेला रहना छोड़ दिया था क्योंकि अब मुझे भी अक्सर किसी के रोने की, किसी के चीखने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था गली से कोई तेज़ी के साथ भागता हुआ गया है। और एक रात मैं कमरे में कोई चीज़ लेने के लिए गया। मैं अकेला रहता नहीं था, लेकिन मैं कोई चीज़ लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो बाकायदा मेरी गली से रात के, एक लेट नाइट थी, तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम होगा, कोई भागता हुआ मैंने महसूस किया जिसकी पाँव में पायल बंधी थी या घुंघरू की तरह की आवाज़ थी। छन 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 की आवाज़ थी, और छन छन के साथ नंगे पाँव, क्योंकि जूती या कोई सख्त पाँव रखा जाए ज़मीन पे तो उसकी आवाज़ पैदा होती है। जो भी था या थी, उसके पाँव में जूती नहीं थी, पाँव की आवाज़ नहीं थी। मैंने उसको भागते हुए देखा था सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन उसकी पायल की आवाज़ क्लियर थी। वो तेज़ी से भागती हुई गई थी और पायल की आवाज़ क्लियर मैंने सुन ली थी। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात गली में होते रहे। मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया। मेरे साथ फिर ऐसा हुआ, मैं पढ़ाई करता रहा, अम्मी से भी कह दिया, मैंने बात सारी बता दी उनको। उन्होंने भी पढ़ाई की, और जो हमारे सिलसिला होता है, हर मज़हब में एक सिलसिला होता है, उन्होंने भी उस तरह पढ़ाई की। वो कहते हैं फिर दोबारा कभी भी इस तरह का मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ। तकरीबन 2 साल खैरियत से गुजर गए। 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कोई इस तरह की चोरियाँ, चकारियाँ और इस तरह की चीज़ें होने लगीं कि गली वाले सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, भाई अब मोहल्ला है, अपना है, कभी किसी के घर से कोई चीज़ चोरी हो रही है, कभी किसी के घर से कोई चीज़ चोरी हो रही है, तो बेहतर है ऐसे करते हैं हम मिल के, पुलिस वालों को कहते हैं वो भी पहरा दें, और उनके साथ हम भी अपने नौजवान लड़के ड्यूटियां लगा लेते हैं। हफ्ते में एक दिन वो कर ले, एक दिन वो कर ले, एक दिन वो कर ले, एक दिन वो कर ले। सिंह जिस वक्त की ये कहानी सुना रहे हैं, तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र 20-21 साल थी। इस तरह फिर मोहल्ले वालों ने मिल के ड्यूटियाँ लगा दी, नौजवानों को कह दिया कि आप सब इस तरह ड्यूटियाँ देंगे। पुलिस से मदद मांगी गई तो उन्होंने 2 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले 8-8 घंटे की ड्यूटी के लिए इनके मोहल्ले को दे दिए, हालात को देखते हुए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। अब इस तरह होता, दिन को तो कोई बार इस तरह का काम शाम ना होता, लेकिन जैसे ही रात होती उस वक्त लड़के भी 2-3 पुलिस वाले के साथ पहरा देते। कोई उस गली के अंदर चक्कर लगाता, कोई उस गली के अंदर चक्कर लगाता, कोई उस गली के अंदर जाता, और इस तरह सारे चक्कर लगाते रहते कि कहीं कोई मसला ना हो। सिंह कहते हैं मेरी भी उस रात को ड्यूटी थी। अब मैं बेफिक्र हो गया था। दोबारा कोई भी वाकया, कोई भी मंजर इस तरह का मैंने नहीं देखा था। मैं अकेला भी कमरे में नहीं रहता था, मैं बिल्कुल रिलैक्स था, हर बात को भूल गया था। उस रात मैं एक पुलिस वाले के साथ ड्यूटी दे रहा था। तकरीबन रात का 1 बजा जैसे ही, तो मैंने उसे कहा, भाई अब मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है, मैं अब इजाज़त लूँगा, तुम्हारा दूसरा साथी आने ही वाला होगा, तो मुझे अब इजाज़त दो। उसने कहा, यार भाई ज़रा रुक जाओ, थोड़ी देर तक चले जाना, वो आ जाए। तो मैंने कहा, यार वो आता ही होगा, क्या मसला है, वो जैसे ही आता है तुम चले जाना, बस मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस कुछ देर और रुक जाओ, वो जैसे आए तुम चले जाना। तो मैंने उसको कहा, यार क्या हो गया भाई, इतनी क्या बात हो गई, आ ही जाएगा, मुझे जाना है यार, मेरा कॉलेज है। तो मुझे उसके चेहरे से लगा कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मैंने कहा, क्या हुआ है, कोई मसला है, कोई बात है? कहता, हाँ यार एक बात है, बताते हुए डर रहा हूँ। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ है? उसने कहा, डर इसलिए रहा हूँ कि कहीं
तुम्हें बताने से मुझे नुकसान ना हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बताओ, खुल के बताओ क्या बात है। उसने कहा यार अकेले इसलिए डर रहा है कि पिछले हफ्ते की बात है, एक लड़का मेरे साथ ड्यूटी दे रहा था, मेरा जो दूसरा साथी था वो अभी आया नहीं था, तो उसने कहा वो आ जाएगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, वो आ जाएगा आधे घंटे तक। उस दिन उसको आने में देर हो गई। ये रात का कोई पहर था और मैं यहाँ गली के इस सामने खड़ा पहरा दे रहा था कि वहीं पे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीबो गरीब था। वो जो सामने वाली ऊंची बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर जो टैंकी बनी हुई है, उसके ऊपर एक सफेद कपड़ों में लड़की थी जिसके बाल खुले हुए थे, सफेद शलवार कमीज उसने पहन रखी थी और टैंकी के ऊपर वो खड़ी हुई थी। एकदम मेरी जब उधर निगाह गई, मैंने देखा एक लड़की रात के इस पहर शलवार कमीज पहन के बाल खोल के क्या कर रही है। अमूमन गांव में ऐसा होता नहीं है कि लड़कियां रात के इस पहर, वो भी ऊपर ऊपर वाली टैंकी पे चढ़ के खड़ी हो। मैं समझा शायद कूदने लगी है, अपने आप को मारने लगी है, क्या करने लगी है, ये क्या मंजर है। मैं सोच ही रहा था इसको आवाज़ दूं या कुछ कहूं या सीटी बजाऊं या कोई टॉर्च इसकी तरफ मारूं, भाई क्या मामला है। कि वहीं पे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा कि मैं खुद कांप के रह गया, थरथरा गया, जिसको मैं अभी मना करने वाला था कि क्यों क्यों ऊपर चढ़ी हो, क्या करने लगी हो, क्या इरादे हैं तुम्हारे। कि वहीं पे मैंने देखा उसने उसी टैंकी से खड़े होके छलांग लगाई है और जैसे कोई उड़ता है हवा में, ऐसे उड़ता हुआ छलांग लगा के साथ वाले घर की जो छत है उसके ऊपर जाके वो खड़ी हो गई है। इतनी बड़ी लंबी छलांग कोई भी इंसान नहीं लगा सकता। उसके बाद जब मुझे एहसास हो गया कि इतनी लंबी छलांग किसी इंसान की नहीं होती, तो उसी लम्हे उसने दोबारा छलांग लगाई और उड़ती हुई एक और दूर की जो छत थी उसके ऊपर जाके खड़ी हुई। और उसके बाद उसका रुख अभी तक मेरी तरफ नहीं था, इधर उधर था। कि उसी लम्हे मैंने उसको देखा, वो मुड़ी है और इस अंदाज में खड़ी हुई है जैसे उसने मुझे देखा हुआ था, इग्नोर कर रही थी। अब उसके देखने का अंदाज इस तरह का था, वो बिल्कुल मुझे घूर रही थी कि मैंने कांपना शुरू कर दिया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई चुड़ैल है, ये कोई भूतनी है, ये कोई जिन्नी है जो इस तरह ऊपर छलांगे मारती फिर रही है। अब मेरी तरफ देख रही है, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए, मैं भाग जाऊं, मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि उसी लम्हे मैंने देखा उसने छलांग लगाई मेरी तरफ और मैंने क्लियर देखा वो उड़ती हुई कुछ तक सामने आई और उसके बाद हवा में ही, फ़ज़ा में ही गायब हो गई। क्लियर मेरी ये आंखों ने मंजर देखा उसको वहां पे गायब होते हुए हवा पे। मैं उस वक्त बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह ज़मीन पे बैठ गया कि अगर खड़ा रहा तो गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। और नीचे बैठ गया और कांपना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरा साथी भी आ गया। जब उसने मेरी हालत देखी तो उसने मुझे फ़ौरन संभाला और मुझे कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो मुझे कुछ देर वो हौसला देता रहा और मैं जब थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ तो मैंने उसे बताया कि यार मैंने इस तरह की औरत को देखा है जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, बिल्कुल साफ शफाफ, दूर से वो क्लियर साफ शलवार कमीज़ नज़र आती थी। उसके बाल खुले से थे, चेहरा उसका मैं क्लियर नहीं देख सका था। पहले मैंने उसको उस टैंकी पे देखा, फिर इस तरह छतों पे छलांगे मारते हुए। जब वो मेरी तरफ खड़ी देख रही थी तो उस वक्त इस तरह उड़ती हुई मेरी तरफ आई जैसे मेरे ऊपर हमला करना चाहती थी, मुझे पता नहीं मार देती या मेरे साथ क्या करती। कि वहीं पे मैंने देखा वो हवा में ही गायब हो गई। अब ये मैं देख चुका था, लेकिन अब मैं किसी को ये बात बताता तो शायद लोग मेरा मजाक उड़ाते और मुझे कहते यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ पे इस तरह के मसले हो रहे हैं और तू हमें उल्टा डरावनी कहानियाँ सुना रहा है। तो मैं डर गया, मैंने कि किसी को कहानी नहीं सुनाई। और ऊपर से मेरे दिल में ये भी खौफ था कि अगर ये मैंने बात किसी को बता दी तो उसने अभी तक मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया, वो अभी भी मुझे लगता है छतों पर छलांगे मारती है, मुझे लगता है वही चीज़ें उठाती है। और मुझे डर था मैंने किसी को बता दिया तो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। अभी जब तुमने कहा कि मैं जाता हूँ वो आ जाएगा तो मैं डर गया और मजबूरन मुझे तुम्हें बताना पड़ा कि तुम रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें भी कभी भी ना बताता। तो सिंह कहता है मैं कुछ देर उसके साथ रुका रहा। जब उसका साथी आ गया तो उसने भी उस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ इसके साथ ये हुआ है और जब मैं आया था इसकी ऐसी ही हालत थी और ऐसा ही था। तो मैंने उसे कहा, सिंह कहता है मैंने उसे कहा कि भाई ये जो आत्मा होती है नुकसान नहीं पहुँचाती। अभी तक इस गली में उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अपनी एक दोस्त के साथ वो गले ज़रूर मिली थी, कई लोगों ने उसको देखा है, उसकी रोने की चीखने की आवाज़ भी सुनी है। उसी ही कपड़ों में फिरती है जिस कपड़े में उसका हादसा हुआ था और हादसे में मौत हुई थी। मैंने भी उसको अपनी गली से भागते हुए देखा। मेरी गली में शायद ये वही थी। मैंने उनको फिर बताया कि किस तरह मेरी गली में इस तरह 2 साल पहले दरवाजे गली के बाहर
उसने नॉक किया था, फिर मेरे घर के अंदर दरवाजे को किस तरह नॉक किया था, मेरे दादा के भाई ने किस तरह उसकी पायल की आवाज़ सुनी, जो लड़की रात को पेपर की तैयारी कर रही थी उसने किस तरह उसको गेट से भी 4 फुट ऊंचा जाते हुए बाहर देखा, और तुमने जब उसकी हाइट देखी है तो उसका कद नॉर्मल लड़की का देखा है, जबकि उस लड़की ने उसका कद 12 फुट ऊंचा देखा था। वही सफ़ेद लिबास होता है जिसको सब ने देखा है। मैंने भी जब उसको अपनी गली से भागते हुए देखा था, तेज़ी से खिड़की के अंदर से अपने कमरे में मैं कोई चीज़ लेने गया था और मैंने बाहर भागते हुए देखा था, तो उसका कोई सफ़ेद लिबास था जिसने पहना हुआ था, उससे ज़्यादा मैं नहीं देख सका, लेकिन उसने किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुँचाया। वो तुम्हारी तरफ आई ज़रूर थी, वो तुम्हें उसने नुकसान नहीं पहुँचाना था। और उसके बाद मैंने उनको हौसला दिया और उनको भी हौसला हुआ, उनको ये अंदाज़ा हुआ कि वो पहला शख्स नहीं है जिसने ये वाक़या सुना है। फिर मैंने उसको जब बताया कि ये वाक़यात सारे हो चुके हैं तो उसको हौसला हुआ, इसका मतलब वो इस गली में है, फिरती है, उसकी आत्मा नज़र आती है, क्या कहना चाहती है, क्यों गली में फिर रही है, क्यों छतों पे भागती फिर रही है, क्यों लड़की उसकी जो क्लास फेलो दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड, उसको आके उसने गले लगाया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सिंह कहते हैं कुछ अर्सा मैं वहीं पर रहा अपने उसी गांव में, लेकिन उसके बाद फिर वो बाहर शिफ्ट हो गए, अब वो बाहर ही हैं। तो वो कहानियाँ सुनते हैं मेरी, उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने आपको इतना 1.5 साल पहले कहानी भेजी थी, ये मेरी सच्ची आप बीती है जो मेरे साथ गुजरी है, आपने नहीं सुनाई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही पढ़े लिखे माशाल्लाह, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर कहानी में अपना हिस्सा बनाएं। उसकी रीज़न ये है कि एक सच्ची कहानी है मेरी, वो आप बीती है जो मेरे गाँव में मेरे साथ हुई थी, लोगों के साथ भी हुई थी। उसकी आत्मा को, भटकती हुई आत्मा को सब ने देखा था। कहानी के एंड पे फिर मैं एक दफ़ा कह दूँ, कुछ लोग फिर वो एक सवाल करते हैं कि जी आत्मा क्यों कहते हैं आप? भाई आत्मा मज़ाहिब की, मैंने इस वक्त जो ऑफ कैमरा स्टोरी है ये मज़हब के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए है। अकीदा हर बंदे का मजबूत होना चाहिए अपनी इबादत के हवाले से। ये लफ्ज़ है, एक शब्द है, एक वर्ड है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। जिसने आत्मा कहा है तो मैं उसको आत्मा इस्तेमाल करूँगा, वो आत्मा कहें और मैं अपनी तरफ से हमजाद कहना शुरू कर दूँ। इसलिए स्टोरी को खुदारा स्टोरी लिया करें, इन उलझनों में ना पड़ा करें। इतनी बातों में हमने बहस करनी शुरू कर दी, कहानी का मज़ा नहीं आएगा। ये एक सच्ची कहानी थी जो उन्होंने भेजी हुई थी और उन्हीं की ज़बानी मैंने आज आपको सुना दी। तो आप भी अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सिंपल सा तरीका है, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं। लिखना हो तो उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में लिख के भेज सकते हैं, और वॉइस मैसेज करना हो तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज कीजिए, लेकिन शुरू में ही आपने अपना नाम, अपने गांव का, शहर का और मुल्क का नाम बताना है, और ये भी बताना है कहानी के जितने भी किरदार हैं उनका नाम असली बताना है, गांव का नाम, शहर का नाम असली बताना है या फर्जी बताना है, लेकिन मुझे अपने असली बता देना है। और अगर वॉइस मैसेज में कोई बात भूल जाए तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करें, अगर कोई बात भूल जाए तो एंड पे एक छोटा सा वॉइस मैसेज और भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में लिख के कहानी भेजें या वॉइस मैसेज करें, आखिरी लफ्ज़ STORY। आज 4 नंबर मैंने ब्लॉक भी कर दिए हैं। ये वो नंबर थे जिन्होंने स्टोरी लिखा हुआ था लेकिन स्टोरी नहीं थी, उन्होंने झूठ बोला था। झूठे बंदे को मैं वैसे ही नापसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उनको ब्लॉक कर दिए। आप में से भी किसी ने ऐसी हरकत की कि स्टोरी लिख दी और स्टोरी ना हुई तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। स्टोरी एंड पे लिखिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पे आपने सेंड करना है, पाकिस्तान का कोड +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। और पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 6655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदद सर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।